हेलो। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ आ रही है सबको? कोई मैसेज करके बता दे कि आवाज़ आ रही है और क्या स्क्रीन नज़र आ रही है सबको? जी जी, आपके मैसेजेस ओपन है। यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ठीक है, सबको नज़र आ रहा है और आवाज़ जहाँ से डिस्टॉर्ट करे तो काइंडली मैसेज कर दीजिएगा वहाँ पर। कोई ये बता दे कि ये कितना लेक्चर है आप लोगों का, बैच 248 का? सर ये लेक्चर 5 है। ठीक है, तो फ़िलासफ़ी का आपका एक और लेक्चर रहता है वेस्टर्न फ़िलासफ़ी का। तो उसमें हमारी जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स जो थी वो CSS के पॉलिटिकल साइंस के पेपर में जो आती हैं वो हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मेजर ऑलमोस्ट हमने सारे कवर किए हैं। तो जितने रहते हैं हम उसको एंड वाले जो लेक्चर होगा उसमें कोशिश करूँगा मैं कि वो आपका सारा कवर हो जाए। ठीक है, तो उसमें मेरी पूरी कोशिश होगी कि उसमें आपका कोई भी ऐसा फ़िलासफ़र ना रहे कि जो कि पेपर में आ सकता है। तो लास्ट टाइम जो हमने एंड किया था वो हमने सोशल कॉन्ट्रैक्टर जो थे उन पे ख़त्म किया था और उन सोशल कॉन्ट्रैक्टर में हमने 3 फ़िलासफ़र्स पढ़े थे जिनमें हॉब्स, लॉक और रोसो थे और उनको हमने स्टडी किया था। तो आज हम जो फ़िलासफ़र्स पढ़ेंगे तो जैसे पिछले 3 फ़िलासफ़र्स को सोशल कॉन्ट्रैक्टर कहा जाता है तो इस तरह इन 3 फ़िलासफ़र्स को यूटिलिटेरियन कहा जाता है। और इन यूटिलिटेरियंस में 3 फ़िलासफ़र्स आते हैं और ये 3 फ़िलासफ़र्स हैं, जेरेमी बेंथम हैं, J.S. मिल्स हैं और लॉस्की हैं। तो आज हम इन तीनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो इन तीनों में से जैसे सोशल कॉन्ट्रैक्टर्स में से एटलीस्ट एक क्वेश्चन आता है तो इस तरह यूटिलिटेरियंस में से भी एक क्वेश्चन CSS के पेपर में, पॉलिटिकल साइंस के पेपर में ज़रूर आता है। और कभी कभार J.S. मिल्स पे दे देते हैं, कभी बेंथम और मिल्स को मिला के दे देते हैं और कभी लॉस्की पे दे देते हैं। और लेकिन तीनों में से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो आज हम इन तीनों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जेरेमी बेंथम को। तो सबसे पहले मैं आपको यूटिलिटेरियन का जो सिंपल जो फ़लसफ़ा है इनका, यूटिलिटेरियंस का, वो क्या है वो मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ ताकि आपको जो बाकी, क्योंकि ये तीनों फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ी इसी फ़िलासफ़ी पे बेस्ड करती है, तो आपको मैं हल्का सा यूटिलिटेरियनिज़म क्या होता है उसका बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आगे चल के क्या बात होगी। तो सबसे पहले जो यूटिलिटेरियनिज़म है ये उस टाइम इमर्ज हुआ जब इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ था कि जितने भी जो बड़े बड़े लैंड, इससे पहले ऐसा था कि जो ट्रेड पे मोनोपोली हो रही थी, जो इंडस्ट्री पे मोनोपोली थी, वो कुछ बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ही मोनोपोली उनकी बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो सारा सिस्टम उन्हीं के कंट्रोल में था। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ऐसा हुआ कि हर जगह इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, छोटी छोटी इंडस्ट्री बनना शुरू हो गई और उन इंडस्ट्री बनने की वजह से जो बड़े बड़े मोनोपोलिस्ट थे उनकी मोनोपोली टूट गई, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्री लगना शुरू हो गई, छोटी छोटी इंडस्ट्री फ्लरिश करना शुरू हो गई, जो छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो ऊपर आना शुरू हो गए। तो इसका जो अल्टीमेट रिज़ल्ट निकला वो ये निकला कि बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी मोनोपोली टूट गई और छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट ऊपर आना शुरू हुए। तो इस टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो इस टाइम जो फ़िलासफ़ी इमर्ज हुई वो यूटिलिटेरियनिज़म इमर्ज हुई। अब इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी, ये बिलीव करते थे
कि जो स्टेट है वो स्टेट का अल्टीमेट पर्पस ये है कि वो इंडिविजुअल के अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करे। कोई भी वो काम उस बेस पे करे कि जब उस काम की यूटिलिटी हो। ठीक, मानना ही ये है कि कोई भी काम उस टाइम किया जाए जब उस काम की यूटिलिटी हो। यानी जब भी कोई लॉज बनाने हो स्टेट ने, जब भी कोई काम करना हो तो वो उस टाइम करे जब वो ये देखे कि इस काम का लोगों को फ़ायदा हो रहा है। और यूटिलिटी वो कैसे मैयर करेंगे? यूटिलिटी मैयर करने का उन्होंने ये बताया कि वो देखेंगे कि मैक्सिमम हैप्पीनेस लाइज इन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, कि क्या इस काम से ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं। अगर वो ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं तो उस काम में यूटिलिटी है, और अगर उस काम से ज़्यादा लोग खुश नहीं हो रहे या वो काम ज़्यादातर लोगों में गम का सबब बन रहा है तो इसका मतलब है कि उस काम की कोई यूटिलिटी नहीं है। तो ये सारा यूटिलिटेरियनिज़म का फ़लसफ़ा है कि जो स्टेट का पर्पस है वो अल्टीमेटली लोगों को खुश करना है, और वो खुश जो भी काम करेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी करेगी। ताकि और यूटिलिटी कैसे करेगी मैयर? वो मैक्सिमम हैप्पीनेस देखेगी, क्या वो काम जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल को हैप्पी कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस फ़लसफ़े की बुनियाद पे वो जो है मैयर काम करेगी अपना। तो इस फ़लसफ़े को जो है नाम जो दिया गया वो यूटिलिटेरियनिज़म दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल हो यूटिलिटेरियनिज़म का तो वो कर सकता है। आगे ये सब कुछ समझ? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि यूटिलिटेरियनिज़म का जो फादर है वो बेसिकली माना जाता है जेरेमी बेंथम। इनको बेसिकली फादर माना जाता है। इससे पहले भी यूटिलिटेरियनिज़म की हमें थोड़ी सी आइडियोलॉजी, लेकिन जो सिस्टमेटिक वे से जिन्होंने इस आइडियोलॉजी को आगे लाया वो थे जेरेमी बेंथम। इसलिए जो फ़िलासफ़र माने जाते हैं वो जेरेमी बेंथम ही माने जाते हैं। तो आगे हम चल के पढ़ते हैं कि जेरेमी बेंथम कौन थे और इन्होंने क्या फ़लसफ़ा दिया था। तो जेरेमी बेंथम के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि ये सबसे पहले हम हल्का सा इनको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ये 1748 में इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए, यानी ये इंग्लिश फ़िलासफ़र थे। तो बेसिकली ये चाहते थे कि स्टेट वेलफेयरिज़म के आप जो आज कॉन्सेप्ट देख रहे हैं यूरोप के अंदर वेलफेयरिज़म का, वो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज़म से इमर्ज हुआ था। और यही यूटिलिटेरियनिज़म की आज प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो वेलफेयरिज़म है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में हम देखते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं तो वो वेलफेयरिज़म के काम कर रही हैं। ठीक है, तो जेरेमी बेंथम इंग्लैंड के अंदर पैदा हुए थे, तो इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया हुआ था, तो ये वेलफेयरिज़म प्रमोट करना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने अपनी पूरी फ़िलासफ़ी दी यूटिलिटेरियनिज़म पे बेस्ड कर रही थी। इन्होंने जो 3 इम्पॉर्टेंट किताबें लिखी हैं, एक तो उन्होंने फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट लिखी है 1776 में, दूसरी उन्होंने किताब लिखी है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन 1789 में लिखी, और थ्योरी ऑफ पनिशमेंट एंड रिवार्ड ये 1811 में इन्होंने लिखी। तो ये 3 किताबें इनकी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। डेट्स अक्सर पूछ लेते हैं या किताब का नाम दिया होता है तो पूछ लेते हैं कि किसने लिखी है, तो ये आप थोड़ा सा ये याद रख लीजिएगा पेपर के लिए। और इनकी डेथ जो है 1832 में हुई थी। तो ये तो हो गया हल्का फुल्का जेरेमी बेंथम का इंट्रोडक्शन। आगे हम चल के इनकी फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं। तो अभी सबसे पहले हम इनकी इन्वायरमेंट पे नज़र थोड़ा सा डाल लेते हैं। तो जैसा कि मैं हर बार आपको यही कहता हूँ कि जो फ़िलासफ़र होता है वो हमेशा अपनी इन्वायरमेंट का आउटकम होता है। तो जेरेमी बेंथम का थोड़ा सा हम देख लेते हैं। आपको मैंने थोड़ा सा हवाला दे भी दिए हैं कि जेरेमी बेंथम जिस एनवायरनमेंट में पैदा हुए वो एनवायरनमेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का था, जिसमें इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा फोकस हो रहा था और इंडिविजुअल इमर्ज हो के ऊपर आ रहा था। तो इस ख़ास दौर में पैदा होने की वजह से उनके अंदर जो जेरेमी बेंथम थे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से बड़ा इम्प्रेस थे, और वहाँ पर उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी की तरफ उनकी तरफ माइल हो गए।
और लेटर ऑन फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन से भी वो काफ़ी इंस्पायर हुए। जो उनका प्रिंसिपल था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, जो कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड ब्रदरहुड था, उससे बड़ा इम्प्रेस हुए। तो इसलिए क्योंकि वो भी फोकस कर रहा था इंडिविजुअल पे, तो उधर से भी काफ़ी इम्प्रेस हो गए। तो दो फैक्टर्स ने इनको इम्प्रेस कर लिया, एक तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और फिर लेटर इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी इनको काफ़ी इम्प्रेस किया। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली जेरेमी बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटी क्या थी, क्या कहना चाहते थे उस थ्योरी में। तो सबसे पहले ये बयान करते हैं कि जेरेमी बेंथम के बयान करते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी को। बेसिक इनका जो थीम है यूटिलिटी का वो यही है कि मैक्सिमम हैप्पीनेस लाइज इन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल। कि आपने अगर हैप्पीनेस को मेजर करना है कि क्या ये चीज़ कोई चीज़ हैप्पीनेस क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही, क्या कोई चीज़ जो है लोगों को खुश कर रही है, प्लेजर क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही, तो आपने देखना है कि उस काम से कितने ज़्यादा लोग खुश हैं। अगर मैक्सिमम लोग उस काम से खुश हैं तो इट मीन्स डैट वो चीज़ उनमें प्लेजर क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर मैक्सिमम पीपल उस काम से खुश नहीं हैं तो इट मीन्स दैट थिंग इज़ क्रिएटेड पेन इन दैम। तो उन्होंने इस प्रिंसिपल के ऊपर अपनी जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी थी, ठीक है। तो सबसे पहले वो बयान करते हैं कि कौन सी चीज़ ह्यूमन के, ये कहते हैं कि हर वो चीज़ इंसान एक्सेप्ट करता है। जब भी कोई चीज़ उसके सामने आती है तो इंसान हर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है जो कि उसकी हैप्पीनेस को, उसकी मुसर्रत को, उसकी खुशी को बढ़ा सके, और हर उस चीज़ को रिजेक्ट कर देता है जो उसकी हैप्पीनेस को ख़त्म कर सके। देखिए, इंसान की नेचर में है कि वो अमन पसंद होता है, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने उसके अंदर डाला है कि इंसान अमन पसंद होता है, तो हमेशा ये वार वाली चीज़ को रिजेक्ट करता है, ठीक है। कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल सिचुएशन आप में से कोई भी या हम में से कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारी किसी से जंग रहे हर टाइम, ठीक है। क्यों? इंसान अमन पसंद है। तो जब भी कोई अमन वाली चीज़ आएगी तो इंसान उसको एक्सेप्ट करेगा, और जब भी अमन के अगेंस्ट कोई चीज़ आती है तो इंसान उसको रिजेक्ट करता है। क्यों? अमन उसके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करता है, और जो बदअमनी है उसके अंदर हैप्पीनेस ख़त्म करती है, तो वो उस चीज़ को रिजेक्ट करता है। तो जो बेंथम है ये भी यूटिलिटी के प्रिंसिपल पे चलता है। तो लेटर ऑन फिर ये जाके आगे कहता है कि जो चीफ पर्पस है स्टेट का वो क्या है, इंसान को खुश करना है। यानी ये इंडिविजुअलिस्टिक हैं। इंडिविजुअलिस्टिक वो हैं जो कि समझते हैं कि स्टेट इस पर्पस के लिए बनी है ताकि इंडिविजुअल्स के एंड्स को अचीव किया जाए। यानी स्टेट एक मीन है और इंडिविजुअल उसका एंड है। तो ये कहते हैं कि जो चीफ पर्पस है वो स्टेट क्यों बनी थी, वो इसीलिए बनी थी ताकि इंडिविजुअल को खुश रखा जा सके, और यही उसका बनने का पर्पस है। अब वो कहते हैं कि स्टेट के जो एक्शन हैं, जो भी स्टेट काम करेगी वो किसके ऊपर काम करेगी, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी पे काम करेगी। कि कोई भी काम वो, और कोई भी लॉज लाना है, कोई भी ऐसा काम, कोई पॉलिसी लाना है, तो वो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी लाएगी। कि वो पहले देखेगी कि इस पॉलिसी से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो फिर तो वो पॉलिसी लाई जाए, क्योंकि वो प्लेयर क्रिएट कर रही है। लेकिन अगर नहीं हो रहे तो उसको नहीं लाना चाहिए, ठीक है। फिर आगे जाके बेंथम कहते हैं, बेंथम ने 14 किस्म की हैप्पीनेस बताई हैं कि 14 चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं, जिनमें कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वेल्थ है, दौलत इंसान के पास आए तो वो हैप्पी होता है। इसी तरह उसके पास जो स्किल्स होती हैं वो उसके अंदर हैप्पीनेस क्रिएट करती हैं। तो इसी तरह 12 उसने ऐसी चीज़ें बताई हैं जो कि इंसान के अंदर जो है वो पेन क्रिएट करती हैं, जिसमें उसने बताया कि किसी के इल नेम्स हो, ऐसे नेम हो जो मजाक जिनसे बन सके या कोई और किस्म का नेम हो, तो वो इंसान के अंदर जो है जनरेट करता है बुराई, पेन को। फिर इसी तरह दुश्मनी जो होती है एक इंसान की दूसरे के साथ, उससे पेन होता है, ऑकवर्डनेस है। तो इस तरह के 12 उसने पेन बताए हैं।
तो उसने फिर वही बात कही है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि जो असल पर्पस है वो स्टेट का वो इंडिविजुअल को हैप्पी करना है, और हैप्पी वो किस तरह से कर सकता है जबकि वो स्टेट ऐसे लॉज बनाए, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाए जिसकी यूटिलिटी हो, और वो इस यूटिलिटी की बेस पे ही लोगों को हैप्पीनेस प्रमोट कर सकता है। इसके अलावा वो फर्दर कहता है कि जो भी लाज होते हैं वो इंसान के लिए अच्छे होते हैं। अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वो यूटिलिटी पे बेस्ड कर रहे होते हैं। अगर हम देखें, आपको अगर मैं एग्जांपल दूँ, देखें हमारे जो ट्रैफिक लॉज होते हैं, ट्रैफिक लॉज, इसके अंदर हम क्यों ट्रैफिक लॉज को फॉलो करते हैं? हम इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि हमारी उसमें यूटिलिटी होती है, वो हमारी जानों की हिफाजत के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, अगर कोई बंदा वायलेशन करता है ट्रैफिक रूल्स की तो वो हादसे का शिकार हो जाता है। रेड लाइट की अगर कोई वायलेशन करता है तो वो क्या होता है, अपनी जान को ख़तरे में डाल लेता है। ठीक है, तो वो जो ट्रैफिक कानून है वो क्या है, हमारी ही यूटिलिटी पे, हमारे ही फ़ायदे के लिए, हमारे ही जानों की हिफाजत के लिए बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बेंथम ये कहता है कि जो लॉज बने हुए हैं, लॉज बेसिकली यूटिलिटी पे बेस्ड कर रहे हैं, क्योंकि ये वाले लॉज इंसान के अंदर हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं। हैप्पीनेस क्यों आ रही है? क्योंकि वो उनकी हिफाजत के लिए बनाए गए हैं, उनकी जानों की हिफाजत के लिए। जैसे चोरी के लॉज हो गए हैं, चोरी के कवानीन जो हैं, देखें चोरी की जो कवानीन हैं उसमें चोर को सज़ा मिलती है, और इंडिविजुअल जिसकी चोरी होती है उसको हैप्पीनेस। और चोरी एक क्राइम है। ठीक है, क्राइम इसलिए है, क्राइम चोरी को इसलिए डिक्लेयर किया गया है क्योंकि अगर चोरियां होना शुरू हो जाएं तो ये मैक्सिमम लोगों के अंदर पेन क्रिएट करेगा, क्योंकि लोगों की हिफाजत नहीं रहेगी। मैक्सिमम लोग जो हैं वो उस चोरी की वजह से परेशान हो जाएंगे, उनको हर टाइम अपनी परेशानी में वो मुब्तला हो जाएंगे कि किसी भी टाइम उनकी चोरी हो सकती है। तो इस वजह से इसी यूटिलिटी पे चोरी को एक क्राइम करार दे दिया गया, और उसी की यूटिलिटी पे ट्रैफिक लॉज बना दिए गए जो कि हमारे लिए प्लेयर का बायस है। तो बेसिकली बेंथम ये कहना चाह रहे हैं कि लॉज इंसान अच्छे होते हैं, और अच्छे इसलिए होते हैं क्योंकि वो इंसान के अंदर हैप्पीनेस क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए वो अच्छे हैं। फिर आगे जाके वो कहते हैं कि यूटिलिटी पे बात करते हुए वो कहते हैं कि बेसिकली यूटिलिटी ज़्यादा इंसान किस स्टेट ऑफ नेचर में खुश हो सकता है, किस किस्म के सिस्टम के अंदर इंसान खुश हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें इंसान जो है वो बेटर, जो उसकी यूटिलिटी है वो बेटरली अचीव हो सकती है। इंसान डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर, बाकी दुनिया में जितने भी सिस्टम हैं, डिक्टेटरशिप है, बाकी कोई सिस्टम है, इन तमाम सिस्टम्स के अंदर इंसान जो खुश हो सकता है, जो यूटिलिटी बेस्ट अचीव की जा सकती है, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में होता है। क्यों होता है? देखें, डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम में जब इंसान अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुनता है तो वो चीज़ उसको हैप्पीनेस देती है, बनिस्बत इसके कि कोई उसके ऊपर ज़बरदस्ती आके रूल करना शुरू कर दे। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में इंसान अपने रिप्रेजेंटेटिव्स खुद चुनता है तो हैप्पीनेस आती है उसके अंदर। फिर उसके बाद लाज बनाने में भी इंसान का रोल बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यूरोपियन कंट्रीज़ में उन्होंने लेस्बियन मैरिज और गे मैरिज को क्यों लीगलाइज कर दिया? क्यों? लोगों की विल थी, क्योंकि वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल में जो था वो हैप्पीनेस क्रिएट कर रहा था, इसलिए वो लॉ बन गया। ठीक है, तो ये कहते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो कि बेस्ट अचीव कर सकता है इंसान की यूटिलिटी को, क्योंकि उस सिस्टम के अंदर इंसान बहुत खुश रह सकता है। तो ये था बेंथम की ओवरऑल यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, इस यूटिलिटी थ्योरी का हल्का सा मैं पूरा एक थोड़ा सा समरी में आपको बता दूं। एक बात तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने यूटिलिटी प्रिंसिपल बताया, जो हैप्पीनेस लाइज इन मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। फिर उन्होंने 14 किस्म की प्लेयर्स बताई हैं, फिर 12 किस्म के पेन बताए हैं, फिर उन्होंने स्टेट के ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं कि स्टेट क्यों बनाई गई, जिसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वो लोगों के इंटरेस्ट को, लोगों की हैप्पीनेस को अचीव करे। फिर उन्होंने बताया कि यूटिलिटी की स्टेट को हमेशा यूटिलिटी की बेस पे लॉज बनाने चाहिए। और यूटिलिटी कैसे मेजर की जाती है? देखना पड़ता है कि उस काम से
कितने लोग खुश हो रहे हैं। अगर ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं तो उसकी यूटिलिटी है, अगर नहीं खुश हो रहे तो उसकी यूटिलिटी नहीं है, वो काम नहीं करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें यूटिलिटी को बेस्ट तरीके से अचीव किया जा सकता है। तो ये थी बेंथम की थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो वो पूछ सकता है। हमज़ा, आपने क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आया, काइंडली दोबारा टाइप कीजिएगा। जी, यूटिलिटी का बेसिकली मतलब ही यूटिलिटी है, यानी आप कहते हैं कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है मेरे लिए। तो बेसिकली बेंथम इंडिविजुअलिस्ट हैं, तो इसलिए वो देखते हैं कि इंडिविजुअल देखता है अपना फ़ायदा खुद डिटरमिन करता है कि क्या मेरे लिए ये जो गवर्नमेंट काम कर रही है क्या इसमें मेरे लिए यूटिलिटी है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें इंडिविजुअल को बड़ा रोल दिया गया है। सारा का क्वेश्चन है कि इसके ऊपर क्रिटिसिज्म कैसे किया जाए। जी, एंड में मैं आपको थोड़ा सा इसके बल्कि क्रिटिसिज्म में आपको मिल्स जब पढ़ाऊँगा, इससे नेक्स्ट वाला जो फिलोसफर है मिल्स ने बेसिकली बेंथम को पूरी तरह से क्रिटिसाइज़ किया है और उसने जो इसकी थ्योरी को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाई की है। तो मिल्स को पढ़ाते हुए मैं आपको जाके इसके शॉर्ट कमिंग्स पढ़ा दूंगा, क्योंकि उधर ज़्यादा आपको इजीली समझ आएगी। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है? आगे चलें? ठीक है, अब आते हैं। अभी देखिए, उसने ये तो बेंथम ने ये कह दिया कि बेसिकली इन स्टेट को ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी काम करना चाहिए। और यूटिलिटी कैसे पता चलेगी? जब वो देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पीपल उससे खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन अभी ये बड़ा मुश्किल काम है किसी की हैप्पीनेस को। अभी हैप्पीनेस तो एक एब्स्ट्रैक्ट किस्म की थिंग है, कोई उसका फिज़िकल एग्जिस्टेंस तो नहीं है। ठीक है, देखिए मैं पूछूं कि एक इंसान का घर कितना लंबा है, तो घर तो एक फ़िज़िकल एंटिटी है, तो हम उसकी लंबाई जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कोई इंसान मुझसे कितनी नफ़रत करता है, तो आप ये तो नहीं कहेंगे वो 5 सेंटीमीटर नफ़रत करता है, 10 सेंटीमीटर नफ़रत, क्योंकि हैट्रेड, लव, ये एब्स्ट्रैक्ट किस्म के आइडियाज़ हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जिनकी इंटेंसिटी को। तो फिर बेंथम से सवालात होने लगे, सवालात जनरेट होने लगे कि आखिर हैप्पीनेस को किस तरह से मेजर किया जाए, कि हमें क्या पता चलेगा कि लोग हैप्पी हैं या नहीं हैप्पी, या कितने हैप्पी हैं इससे। तो बेंथम ने एक फार्मूला दे दिया अपना कि हैप्पीनेस अगर किसी इंडिविजुअल में आपने चेक करनी है तो आप किस तरह से चेक करें। तो ये इसका फार्मूला दिया बेंथम ने कहा कि अगर आपने देखना है कि कोई इंसान पेन में है या हैप्पीनेस है, प्लेजर है उसको, तो वो कैसे में, ये सबसे पहले आपने उसके अंदर इंटेंसिटी देखनी है कि भाई उसको देख के क्या लग रहा है, वो कितना ज़्यादा खुश है। ठीक है, फिर आपने ड्यूरेशन देखना है कि कितने टाइम के लिए खुश है। पहली इंटेंसिटी देखनी है आपने, दूसरा ड्यूरेशन देखना है आपने कि कितने टाइम के लिए खुश है, कितने टाइम से खुश है। फिर आपने ये देखना है कि क्या उसको सर्टेनिटी भी है कि वो वाकई उसी बात से खुश है जो नज़र आ रही है। ठीक है, क्लियर है वो। के बाद आपने देखनी है फुकेंडिटी। ये कहते हैं कि क्या उस खुशी से बाकी लोग भी खुश हैं, ये तो नहीं है कि कहीं उस बंदे ने चोरी करके पैसा कमा लिया और वो खुश हो, लेकिन बाकी जितने बंदों की उसने चोरी की है वो तो खफा हुए हों। तो आपने खुशी में ये भी देखना है कि क्या उस खुशी को बाकी लोग भी फॉलो कर रहे हैं, बाकी लोग भी उस खुशी से खुश हैं, यानी क्या वो उस अकेले का इंडिविजुअली हैप्पीनेस है या वो एक कलेक्टिव हैप्पीनेस है कि उससे सारे खुश हो रहे हैं, उस खुशी से सारे खुश हो रहे हैं। तो फिर आपने एक्सटेंड ऑफ हैप्पीनेस मेजर करनी है कि उससे अगर खुश हो रहे हैं बाकी लोग तो कितने ज़्यादा लोग खुश हो रहे हैं। तो ये उसका फार्मूला था। सबसे पहले आपने इंटेंसिटी देखनी है कि कितनी इंटेंसिटी है उस बंदे की खुशी की। फिर आपने ड्यूरेशन देखना है कि कितने टाइम के लिए वो खुश है या कितने टाइम से वो खुश है। तीसरी चीज़ आपने सर्टेनिटी देखनी है कि वो किस चीज़ से बेसिकली खुश है, वो सर्टेनिटी है
फिर फ्यूकेंडिटी देखनी है कि क्या उस खुशी से बाकी लोग भी खुश हैं, या वो वाली खुशी बाकी लोगों के लिए भी खुशी है या नहीं है। और एंड में आपने देखना है कि उससे बाकी कितने लोग खुश हो रहे हैं। तो ये बेंथम ने बेसिकली अपना फार्मूला दिया कि किस तरह से हम प्लेयर को मेजर कर सकते हैं। तो होप सो आपको समझ आ गया होगा। एंड में क्वेश्चंस कर लीजिएगा जहाँ पर समझ ना आई। आगे हम चलते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बेंथम की थ्योरी ऑफ सैंक्शन है। ठीक है, बेंथम की थ्योरी ऑफ सैंक्शन है। बेंथम ने बेसिकली थ्योरी ऑफ सैंक्शन दी क्यों, पहला सवाल तो ये पैदा होता है। अभी देखें कि बेसिकली बेंथम ये बिलीव करता था कि इंसान एक अच्छा आदमी है। वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट को छोड़ के, मतलब वो ये कहता था कि इंसान एक अच्छा आदमी है क्योंकि ये सिर्फ अपना ही नहीं सोचता बल्कि कम्युनिटी इंटरेस्ट पे सोचता है, जनरल इंटरेस्ट के ऊपर बात करता है, यानी सब ऐसा काम सोचता है जिसमें सबका फ़ायदा हो रहा हो। तो पहले तो इंसान का बेंथम ये वाला इमेज लेता है, लेकिन इसके साथ साथ बेंथम को ये आइडिया भी हुआ कि इंसान ऐसा भी है कि ये बात भी ठीक है कि इंसान अपने इंटरेस्ट के साथ बाकियों को भी इंटरेस्ट देखता है, लेकिन इंसान के अंदर एक सेल्फिशनेस भी मौजूद है। बस जगह इंसान बड़ा सेल्फिश भी हो जाता है। तो उस सेल्फिशनेस को उसको कैसे काउंटर किया जाए, तो उस सेल्फिशनेस को काउंटर करने के लिए उसने एक थ्योरी दी जिसका नाम बेंथम थ्योरी ऑफ सैंक्शंस था, कि उस सेल्फिश इंसान को किस तरह से काबू किया जाए ताकि वो अपना सेल्फिश इंटरेस्ट छोड़ के कलेक्टिव इंटरेस्ट को देखना शुरू कर दे। तो उस मकसद के लिए इसने थ्योरी ऑफ सैंक्शन दी और इसने 4 तरह की सैंक्शंस बताई। एक उसने कहा कि जो 4 तरह की सैंक्शंस थी उनमें एक फ़िज़िकल सैंक्शंस थी, एक मॉरल सैंक्शंस थी, रिलीजियस सैंक्शंस थी और पॉलिटिकल सैंक्शंस थी। वो कहते हैं कि इंसान के ऊपर ये 4 सैंक्शंस होती है जो कि इंसान को सेल्फिश इंटरेस्ट से निकाल के कलेक्टिव इंटरेस्ट की तरफ लेके जाती हैं, या ये ऐसी हैं जो कि इंसान को सिर्फ अपना ही सोचने की बजाय बाकियों का भी सोचने पे मजबूर कर देती है। तो इस हवाले से वो कहता है कि पे बात करते हुए वो कहता है कि मॉरल सैंक्शंस वो वाली सैंक्शंस हैं जो कि पब्लिक अफेयर होती है। देखें, सोसाइटी की जो सैंक्शंस होती हैं उस सैंक्शंस को वो मॉरल सैंक्शंस कहता है। अब ये क्या चीज़ है, देखिए हम बहुत से काम अपनी सोसाइटी की वजह से नहीं कर रहे होते। जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ पहनने का एक सिस्टम है, जहाँ हम रह रहे होते हैं वहाँ हम कोई ऐसी चीज़ पहन के नहीं जा सकते जिसका सोसाइटी में कल्चर ना हो, यानी जिस मुआशरे में हम रह रहे होते हैं। अगर गांव के लोगों की मैं बात करूं तो वहाँ पर अगर कोई पैंट शर्ट पहनना शुरू कर दे तो उसको बड़े अजीब अजीब नज़रों से देखा, क्योंकि वहाँ का कल्चर नहीं है। और हर सोसाइटी के अंदर कुछ मॉरल सैंक्शंस होती हैं। देखें, जब आप एक गांव में रह रहे हैं या किसी भी सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं, अगर वहाँ पर आप कोई ऐसा काम कर देते हैं जो कि सोसाइटी डिसअप्रूव करती हो, जो कि सोसाइटी के अंदर बुरा समझा जाता हो, तो नेचुरली आपसे जब आप वो काम कर लेंगे तो आपको सारे बुरा भला कहना शुरू कर देंगे। आप बाहर किसी के साथ जाके बैठेंगे, वो बंदा आपके साथ बैठने से इनकार कर देगा, उठ के बाहर चला जाएगा। देखिए, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी सोसाइटी के अंदर कोई बंदा रैप कर देता है, रेप करने के बाद पूरी उस जो वहाँ पर जिधर वो रहते हैं उनको पता चल जाता है, तो बजाय पहले तो लॉज तो मतलब जो गवर्नमेंट उसको पनिश करेगी तो वो तो करेगी, लेकिन कुछ सोसाइटी भी उसको बड़ा पनिश कर देगी। सोसाइटी वालों का रवैया उससे ऐसा हो जाएगा कि वो बंदा अपने आप की मलामत करना शुरू कर देगा कि मैंने कितना घटिया काम कर दिए। ठीक है, वो खुद ही सोसाइटी की जो ऑब्लिगेशंस हैं, सोसाइटी के जो लॉज हैं, ऑल्दो रिटन लॉज नहीं होते, अनरिटन लॉज हैं, लेकिन वो उसके फोर्स उसको कंपेल करेगी इस बात पे सोचने की उसने गलत काम कर। कोई बंदा उससे बात करना पसंद नहीं करेगा, कोई बंदा उसके साथ बैठना पसंद नहीं करेगा, कोई बंदा उसके साथ ताल्लुकात रखने को तैयार नहीं होगा। तो ये होती हैं मॉरल फोर्स किसी बंदे के ऊपर कि उसको सेल्फिश इंटरेस्ट से निकाल के कलेक्टिव इंटरेस्ट पे लेके आते हैं। तो बेंथम ये कहते हैं कि मॉरल सैंक्शंस एक ऐसी सैंक्शंस हैं जो इंसान को सेल्फिश की बजाय कम्युनिटी का सोचने पे मजबूर करता है। ठीक है,
में वो कहते हैं एक रिलीजियस सेंक्शंस भी हैं। अब रिलीजियस सेंक्शंस वो वाली सेंक्शंस हैं जो हमारे मज़हब ने लगाई है। जैसे हम इस्लाम में रहते हैं, मुसलमान हैं, तो हमारे ऊपर ये है जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे जिससे दूसरे का नुकसान होगा तो हम क़यामत के दिन जवाबदेह होंगे। तो हम वो गलत काम या जो जिसमें हमारा सेल्फिश इंटरेस्ट आ रहा होता है वो काम नहीं करते। ये होता है रिलीजियस सेंक्शंस, ठीक है। फिर आती हैं पॉलिटिकल सेंक्शंस। पॉलिटिकल सेंक्शंस वो वाली सेंक्शंस होती हैं जो गवर्नमेंट ने लगाई होती हैं, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के लॉज होते हैं, चोरी का लॉ है, चोरी कोई करेगा तो उसको क्या सज़ा मिलेगी। अगर कोई जो है वो किसी को कत्ल करता है तो उसके ऊपर जो लॉ गवर्नमेंट के जो रिवार्ड एंड गिफ्ट होते हैं, पनिशमेंट होती है, उसको पॉलिटिकल सेंक्शंस कहते हैं। तो बेंथम कहता है ये जो सेंक्शंस हैं इंसान तो पहले बेंथम का व्यू ये था कि अच्छा है, लेकिन बाज़ जगह पे ये सेल्फिश होता है। तो वो जो बाज़ जगह पे सेल्फिश होता है उस सेल्फिशनेस को ख़त्म करने के लिए ये 3 जो है सेंक्शंस बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि उसके सेल्फिशनेस को ख़त्म कर देती हैं। फिर बेंथम कहता है कि इन तमाम सेंक्शंस में जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, इन सब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेंक्शन है वो पॉलिटिकल सेंक्शन है, क्योंकि बाकी तमाम जो मैंने आपको बताई हैं उनका रिज़ल्ट डायरेक्टली नहीं है, ठीक है। रिलीजियस सेंक्शंस में जो गॉड है वो बाद में पनिश करेगा, ठीक है, अगली दुनिया में। इसी तरह सोसाइटियल जो है वो कोई किसी को ऐसी सज़ा नहीं देंगे, ठीक है। अब सोसाइटी में ये तो नहीं होता खड़े होकर कोई मारेगा उसको, कोई कुछ कहेगा, बल्कि ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए जाते हैं। जबकि पॉलिटिकल सेंक्शंस में डायरेक्टली उसको स्टेट उठाती है, उसको सज़ाए मौत भी दे देती है, सबके सामने पब्लिकली भी हैंगिंग होती है। तो वो एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर। तो बेंथम ये बिलीव करता है कि उन तमाम सेंक्शंस में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंक्शन है वो पॉलिटिकल सेंक्शन है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली पड़ता है बाकी इंसानों को। बाकी इंसान उससे इबरत हासिल करते हैं, भाई हम अगर ये काम करेंगे तो हमारा भी यही हाल होगा। तो उस तरह से वो उनका सेल्फिश इंटरेस्ट कलेक्टिव इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया बेंथम का सारा कुछ। तो अगर किसी को बेंथम की थ्योरी ऑफ सेंक्शन ना समझ आई हो तो काइंडली वो बता दे। ठीक है, गुड, अच्छी बात है, आपको समझ आ गई है। अब हम हल्का सा देख लेते हैं बेंथम ने काम क्या किया, उसके अचीवमेंट्स पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं। तो बस इसके बाद बेंथम हमारा ख़त्म हो जाएगा, हम मूव करेंगे मिल्स की तरफ। वहाँ पर मैं आपको इसका क्रिटिसिज्म भी करवाऊँगा, ठीक है, मिल्स के साथ जुड़ा हुआ है इसका क्रिटिसिज्म। तो बेंथम का वर्क देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म कहा जाता है। इससे पहले भी यूटिलिटेरियनिज़म का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उसको सिस्टमेटिक और वेल डिफाइंड मैनर में जिसने प्रेजेंट किया उसको बेंथम कहा जाता है। तो इसलिए बेंथम को फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज़म कहा जाता है। उसके बाद इसने जो थ्योरी ऑफ सेंक्शन जो मैंने आपको अभी पढ़ाई है, जिसमें 3-4 तरह की सेंक्शंस मैंने आपको बताई हैं, तो बेंथम की जो थ्योरी ऑफ सेंक्शन है जिसमें उसने ये कहा कि पॉलिटिकल सेंक्शन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सेंक्शंस का उसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। स्टेट बड़ा फोकस करती हैं कैपिटल पनिशमेंट्स पे, ठीक है, स्टेट बड़ा फोकस करती हैं स्टेट पनिशमेंट्स पे, ठीक है, किस तरह से इंडिविजुअल को किस जराइम की क्या सज़ा होनी चाहिए। तो आजकल जो सबसे एप्लीकेबल कॉन्सेप्ट है जो सेंक्शंस का वो पॉलिटिकल सेंक्शंस का है, और उसने जो बेंथम ने दिया था उस टाइम वो आज एप्लीकेबल है। बेसिकली वो बेंथम से ड्राइव हो रहा है। उसके बाद जो आज हम स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ में वेलफेयरिज्म का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, जिसमें इंडिविजुअल को फोकियत दी जाती है, हर काम वो किया जाता है जिससे इंडिविजुअल की आसाइशें हो, इंडिविजुअल कंफर्टेबल हो, यानी इंडिविजुअल को हैप्पीनेस हो, प्लेयर मिले जिस काम से। तो वेलफेयरिज्म के कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट है। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ, वो बेंथम की थ्योरी से ड्राइव हुआ। तो ये थी बेंथम का हमारा पूरा जितना भी हमने पढ़ा है। तो ये फिलॉसफर यहाँ पर एंड होता है। तो यहाँ तक किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, क्योंकि हम फिर इसके बाद शिफ्ट होते हैं मिल्स की तरफ।